हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली इंडोनेशिया के जकार्ता में 18th ईस्ट एशिया समिट जो है आयोजित की गई यहाँ पे। तो काफ़ी सारे पहलुओं के ऊपर यहाँ पे बात हुई। मेनली देखें कि यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है, इसी जो ईस्ट एशिया समिट जो है इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेन देखिए यहाँ पे गोल क्या होनी चाहिए, डिटेल में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपके देखिए GS2 पेपर के जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर ने 18th ईस्ट एशिया समिट जो है जकार्ता में जो आयोजित हुई उसको अटेंड किया। तो एक्चुअली इसको जो है वर्चुअली अटेंड किया गया था। तो 18th ईस्ट एशिया समिट यहाँ पे मेन जो थीम जो था, लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन एशियन एज एन एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ वॉज एडोप्टेड। तो मेनली जो आशियान जो नेशंस है वहाँ पे मेन सेंट्रल प्रायोरिटी दे के सारे डिस्कशन हुई। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो मेनली यहाँ पे अडॉप्ट किया गया एक प्लान ऑफ एक्शन आने वाले 5 सालों के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेनली एशियन जो आउटलुक है उसको फोकस किया गया इंडो पैसिफिक के साथ। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पे उनके पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, क्रॉस सेक्टरल कोलाबोरेशंस को आगे बढ़ाना, उसको मेन फोकस किया गया है। और 2030 का जो यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए एजेंडा जो है यहाँ पे उसको भी फोकस किया गया है। तो पहले तो थोड़ा जान लेते हैं कि ये ईस्ट एशिया समिट होती क्या है। तो ईस्ट एशिया समिट जो है यहाँ पे मेनली देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो आसियान कंट्रीज है 10 आसियान कंट्रीज और 8 अलग कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है, इन सबको मिला के ईस्ट एशिया समिट फॉर्म की जाती है। तो ये एक ओनली लीडर लीड फोरम है। ऐसे लीडर लीड फोरम तो अलग अलग होता है। रिसेंटली जो G20 हो गई, ब्रिक्स हो गई, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई यहाँ पे। तो सारे जो लीडर कंट्रीज के लीडर, सारे जो मेंबर कंट्रीज के लीडर्स जो है वो कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो अगर बात करेंगे 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 62% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी यहाँ पे एसोसिएटेड है। और मेनली यहाँ पे देखिए पहले 2005 में जब ये आयोजित हुई थी, इसका फर्स्ट समिट जो हुआ था कुआलालंपुर में हुआ था। और 2011 में पहले जो है 16 मेंबर कंट्रीज हुआ करती थी, 2011 में 18 कर दिया गया। 2 कंट्रीज रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को जो है इनको भी इंक्लूड कर दिया गया। तो मेनली देखिए जब भी ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग आयोजित होती है आसियान लीडर्स की मीटिंग के बाद ही होती है यहाँ पे। और रीजनल आर्किटेक्चर और एशिया पैसिफिक को महत्व दिया जाता है। थोड़ा सा आप अगर आइडिया लगा लेंगे तो आसियान कंट्रीज के, आसियान जो मेंबरशिप के 10 कंट्रीज हो गई और 8 कंट्रीज जो हो गए रशिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो हो गया 8 कंट्रीज। तो टोटल देखिए 18 मेंबर कंट्रीज है, 10 आसियान कंट्रीज के और 8 एक्स्ट्रा मेंबर्स। तो ये ईस्ट एशियन समिट के मेंबर्स हो गए। तो थोड़ा प्रायोरिटी एरियाज भी देख लेते हैं। तो प्रायोरिटी एरियाज क्या होती है कि यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी को महत्व दिया जाता है बहुत सारे फैक्टर्स में। साउथ चाइना सी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, चाइना की इन्फ्लुएंस या फिर जो अगर वियतनाम, ताइवान या अलग अलग देशों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको यहाँ पे मैनेज करके पीस एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हर कंट्री की अपनी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ पे बात होती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर काफ़ी इश्यूज होती रहती है, इंडिया ने उसको अडॉप्ट नहीं किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, लेकिन इकोनॉमिक कोऑपरेशन होनी चाहिए। ग्लोबल चैलेंजेस जो भी हो गए, टेररिज्म हो गई, यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स, उसको इश्यूज को एड्रेस करना, उसको रिजॉल्व करना मेन बात होती है। यहाँ पे रीजनल इंटीग्रेशन होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि देखिए एक चीज़ की ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, ऑलरेडी देखा कितना वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे कवर होती है। तो रीजनल इंटीग्रेशन जब भी होगा तभी जाके इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस को अचीव किया जा सकता है। देन कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है इंडिया ईस्ट एशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के साथ बहुत ही डिप्लोमेटिक चैलेंजेस एक्सचेंजेस करती रहती है यहाँ पे।
आसियान सेंट्रलिटी को इंपॉर्टेंस देना। देखिए ईस्ट एशियन समिट में अलग अलग कंट्रीज भी है, लेकिन यहाँ पे मेन प्रायोरिटी हमेशा आसियान कंट्रीज होती है और एक रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करना मेन प्रायोरिटी होती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो है इस समिट के इंडिया के लिए, एशियन सेंट्रलिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जितना एशिया की एक इम्पोर्टेंस बढ़ेगी इंडिया के लिए ही अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक चीज़ इंडो पैसिफिक में आती है और दूसरी बात क्या है कि काफ़ी पास होती है यहाँ पे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सी रूट से कनेक्टेड है, तो बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ग्लोबल चैलेंजेस जितने हो गए, टेररिज्म यहाँ पे, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड काफ़ी केसेस जो है इसको एड्रेस करके सोल्व करना, तो ये एक बहुत ही एरिया है जहाँ से ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वाड 4 जो मेंबर्स हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड मेंबर्स के ही, और यही चारों मेंबर्स ईस्ट एशिया समिट के भी मेंबर्स है। तो क्वाड ग्रुप को एक सिक्योरिटी मिलती है, एक स्टेबिलिटी मिलती है। देखिए क्वाड ग्रुप के मेंबर्स को एक यहाँ पे सुपर सेट के हिसाब से आप मान सकते हैं, तो इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देन इंडिया की जो पॉलिसी है म्यांमार में अगर आगे बढ़ाने है, बिकॉज कनेक्टिंग एक कंट्री है, तो म्यांमार की अगर डेवलपमेंट है तो इंडिया के साथ अगर वो होनी है, तो म्यांमार की भी पॉलिसी अगर इंडिया ये सोचती है कि म्यांमार के साथ अच्छे ताल्लुकात मिला के रखे, तो डेफिनेटली म्यांमार की भी यहाँ पे जो रीजनल डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, तभी इंडिया की पॉलिसी, और यही जो है ईस्ट एशिया समिट में भी डिस्कस की जाती है। और क्लाइमेट चेंज इंडिया बहुत काम कर रही है और इस इशू के ऊपर जो ईस्ट एशिया समिट में काफ़ी बात होती है। अगर आपको याद होगा तो इंडिया और ईस्ट एशिया समिट के भी आयोजित हुई थी काफ़ी सारे मीटिंग्स, तो वहाँ पे भी जो है मेनली टेररिज्म या फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काफ़ी बात हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कौन सी चैलेंजेस, रीजन एंड चैलेंजेस ऑलरेडी जैसे कि डिस्कस किया। चाइना अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी भले ही यहाँ पे मेंबर हो, लेकिन देखिए एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी की वजह से जो 9 डैश लाइन 10 डैश लाइन काफ़ी इश्यूज बनती रहती है यहाँ पे अलग अलग देशों के साथ। जापान के सेनकाकू आइलैंड हो गई या फिर अलग अलग आइलैंड्स के साथ भी चाइना की प्रॉब्लम्स होती रहती है, और आसियान कंट्रीज के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स मनमुटाव होती रहती है, तो इनको एड्रेस करना भी इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से क्या होती है कि एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी होती रहती है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी है जहाँ पे देखिए टॉप लेवल के जीडीपी है, चाइना हो गई यहाँ पे, जापान, यूएसए, और बाकी सारे कंट्रीज अगर बात करेंगे उस लेवल की नहीं है। मान लीजिए ब्रूने हो गया यहाँ पे, तो इन सब कंट्रीज को भी एड्रेस करनी होगी, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को यहाँ पे मिल के सोल्व करना होगा यहाँ पे मेनली। और देखिए यहाँ पे अलग अलग रिलेवेंस से ऊपर काफ़ी सारे कंसर्न भी होती है, और यहाँ पे इफ़िशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऐसे इश्यूज के वजह से फुलफिल नहीं हो पाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस है, लेकिन मेनली देखिए कि जब भी ऐसे समिट को आयोजित की जाती है तो जो भी इश्यूज हो, जो भी चैलेंजेस हो, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और जब देखिए यहाँ पे आपस में दो कंट्रीज की इश्यूज जो भी हो, उसका इफेक्ट अगर ग्लोबली पड़े या फिर रीजनली पड़े, तो उसको वहीं पे सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए ऐसे इश्यूज को सोल्व किया गया तो उसको रिजॉल्व करने में आसानी होती है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी एग्रीमेंट अगर होना है, तो उसको वहाँ पे ही सॉल्व किया जा सकता है। और मेनली देखिए कि ये इंडो पैसिफिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है पूरे दुनिया के लिए। अगर आप देखें मैरीटाइम रूट से जो ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है, उसके हिसाब से भी देखिए सिक्योरिटी चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा है और रूट की इम्पोर्टेंस। तो उस जगह में अगर बाकी कंट्रीज भी डेवलप होने लगे तो डेफिनेटली रीजनल इंटीग्रेशन और रीजनल प्रॉस्पेरिटी काफ़ी महत्व रखता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द 18th ईस्ट एशिया समिट जो रिसेंटली जकार्ता के जो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुई। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।